दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक लड़की की शादी तोते के साथ हो जाए? आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक बादशाह ने अपनी बेटी की शादी तोते के साथ कर दी। तो दोस्तों, बादशाह ने अपनी बेटी की शादी तोते के साथ क्यों कर दी? आइए सुनते हैं। पुराने जमाने की बात है। फरगान मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। सीधा साधा, इंसाफ पसंद और अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला। लेकिन उसके महल की दीवारों में साजिशों के सुराख खुल चुके थे। गद्दार उसके ही करीब थे, लेकिन चेहरे पर वफा की नकाब लगाए हुए। एक रात जब महल के बड़े बड़े दरवाजे बंद थे, फरियादी सो रहे थे और पहरेदार झपकियां ले रहे थे, उसी वक्त अचानक एक तेज आंधी सी उठी। शोर मचा। कुछ बगावती सिपाही अंदर घुस आए। उन्होंने एक तरफ से हमला किया और दूसरी तरफ बादशाह की मौत का ऐलान कर दिया। बादशाह को किसी ने वक्त रहते इत्तला दी। वह कुछ समझ पाता, इससे पहले ही उसे अपनी बीवी का हाथ थामकर भागना पड़ा। वक्त नहीं था कुछ सोचने का। तख्त गया, ताज गया, लेकिन जान बच गई थी। बिना जूते, बिना कुछ खाए पिए वह दोनों भागते रहे। महल से बाहर, शहर से दूर और फिर जंगल की तरफ। वो जंगल जहां ना कोई आदमी ना कोई आवाज, बस दूर दूर तक दरख्त, कांटे और सन्नाटा। रात और दिन का कुछ पता नहीं चलता था। सूरज की रोशनी भी दरख्तों की घनी छाम में जैसे थम जाती थी। पत्तों की सरसराहट डराने लगी थी। बादशाह और उसकी बेगम थक चुके थे। कई मील चलने के बाद जब बदन जवाब देने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, तभी दोनों एक पुराने टूटे हुए दरख्त के नीचे गिर पड़े। बादशाह के होंठ सूख चुके थे, आंखें अध खुली, जुबान खामोश और सांसें कमजोर। बेगम की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। प्यास से हलक सूखा जा रहा था। उसी दरख्त की ऊंची डाल पर एक तोता बैठा यह सारा मंजर देख रहा था, मगर वह तोता आम तोता नहीं था। उसकी आंखों में समझदारी थी, लहजे में नरमी थी और हरकतों में एक अजीब सी सोच। उसका रंग हरा जरूर था, लेकिन उस पर एक सुनहरा सा रंग फैला हुआ लगता था। वो तोता फड़फड़ाया, फिर उड़कर नीचे आया। उसने बादशाह के सूखे चेहरे की तरफ देखा, फिर बेगम की बेहोशी भरी सूरत को देखा, जैसे कुछ समझ गया हो। तोता कुछ पल सोचता रहा, फिर अचानक अपने पंजों से जमीन कुरेदने लगा। उसके पंजे मिट्टी में दब गए और थोड़ी ही देर में उसे एक छोटी सी लकड़ी की प्याली जैसी चीज मिली। शायद किसी मुसाफिर की छूटी हुई। वो उसे चोंच में दबाकर उड़ गया। कुछ दूर एक पतली सी नदी बह रही थी। तोता वहां पहुंचा। अपने नाजुक पंजों से प्याली को पकड़कर थोड़ा थोड़ा पानी भरने लगा। पानी गिर भी रहा था, मगर वह बार बार कोशिश करता रहा, तब तक जब तक प्याली भर ना गई। फिर वह पानी लेकर वापस आया और बड़ी एहतियात से बादशाह के पास रखा। बादशाह की आंखों के सामने धुंध सी छाई हुई थी, मगर जैसे ही ठंडे पानी की हल्की सी बूंद उसके होठों को छुई, एक जज्बा सा उठा। उसने कांपते हाथों से प्याली उठाई और हल्के हल्के पानी पीने लगा। हर घूंट के साथ जिंदगी वापस आने लगी। उसने फौरन वो पानी अपनी बेगम को भी पिलाया। दोनों की आंखें खुलने लगीं। सामने देखा तो वहीं तोता खड़ा था, चुपचाप, खामोश, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बादशाह ने हैरानी से उसे देखा और दिल ही दिल में शुक्रिया कहा। तोता कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर उड़ गया, लेकिन गया नहीं। पास ही एक दरख्त की डाल पर बैठ गया। कई घंटे बीत गए। सूरज ढलने लगा, रात उतरने लगी, जंगल की आवाजें तेज होने लगीं। दोनों अभी भी बहुत कमजोर थे। तभी दोबारा वहीं तोता आया। इस बार उसकी चोंच में कुछ छोटे छोटे बेर जैसे फल थे। उसने उन्हें धीरे धीरे नीचे गिराया, फिर एक तरफ जाकर बैठ गया। बादशाह ने कांपते हाथों से वह फल उठाए बीवी को दिए। भूख ने मजबूर किया तो दोनों ने वह बेर खा लिए। रात गहराती रही, मगर उस जंगल के वीराने में एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी थी। दरख्तों की फुन्नगियों पर चांदनी छन कर गिर रही थी और उसी रोशनी में तोता दरख्त की ऊंची डाल पर बैठा पहरा दे रहा था। कभी बादशाह की तरफ देखता, कभी उसकी बेगम को, जैसे उसे यकीन हो कि अब वह दोनों महफूज हैं। सुबह की हल्की रोशनी फूटने ही वाली थी कि अचानक पास के झाड़ झंखाड़ से कुछ आवाजें आईं। बादशाह की आंख खुली, हाथ तलवार की तरफ गया, लेकिन कमजोरी ने हाथ कांपा दिया। मगर फिर जैसे ही सामने से कुछ सिपाही निकल कर आए, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो सिपाही किसी और के नहीं, उसके अपने वफादार थे। गर्द में सने हुए, थके मांधे, मगर उनके चेहरे पर वही वफादारी की पहचान थी। उनमें से एक आगे बढ़ा, बोला,
बादशाह सलामत, सब ठीक है। गद्दारों की साजिश नाकाम कर दी गई है। महल अब आपके लिए महफूज है। तख्त फिर से आपका है। आप वापस चलिए, आपके इंतजार में पूरा शहर बैठा है। बादशाह ने एक लंबी सांस ली, जैसे किसी भारी बोझ से आजाद हुआ हो। बेगम ने भी राहत की सांस ली, मगर थकावट अब भी चेहरे पर थी। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, खुशी की बात है, मगर अब रात ढल चुकी है और हम बहुत थक चुके हैं। जंगल के इस सुकून को एक रात और जी लेने दो, सुबह होते ही चलेंगे। उसने आगे कहा, सुनो, यहां कुछ खेमे लगाओ और एक खास हिदायत है। उस तोते के लिए भी एक आरामदेह जगह बनाओ। वह सिर्फ परिंदा नहीं, इसकी देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी है। सिपाही हैरान से थे, मगर जब उनकी नजर पेड़ की डाल पर बैठे उस हरे और खूबसूरत तोते पर पड़ी, जो अब तक खामोशी से सब देख रहा था, कुछ ही देर में खेमे लग गए। बादशाह और बेगम को आराम दिया गया और पास ही एक छोटा सा रेशमी पर्दा टांगकर उस तोते के लिए एक मुलायम सा बिस्तर भी बिछा दिया गया। तोता वहीं उतरा। थोड़ी देर बाद उस बिस्तर पर बैठ गया। न कोई उछाल, न कोई चीख, बस खामोशी से बैठा रहा, जैसे उसे सब समझ आ गया हो। रात बीती और सुबह की पहली किरण जंगल के पत्तों पर चमकी। सिपाही तैयार थे, घोड़े सज चुके थे। बादशाह ने सफेद लिबास पहन रखा था और बेगम भी अब कुछ ताजगी में नजर आ रही थी। जाते जाते बादशाह ने एक आखिरी बार उस तोते की तरफ देखा, फिर अपने वफादारों से कहा, इस परिंदे को साथ ले चलो। यह सिर्फ हमारा मेहरबान नहीं, बल्कि अब से हमारा साथी भी है। महल में इसका अलग इंतजाम होगा। सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने रेशमी कपड़े में तोते को नर्मदिली से उठाया और एक झरखेज डिब्बे में रखा, जिसमें हवा और रोशनी के लिए जाली थी। तोता चुपचाप बैठा रहा, न घबराया न फड़फड़ाया। उसकी आंखें अब बादशाह के चेहरे पर टिकी थीं। काफिला जंगल से निकल चुका था। रास्ते में गांव आए, नदियां आईं, पहाड़ों के साए गुजरे और फिर कई घंटों बाद वह सब महल की चौखट पर पहुंचे, जहां पहले पहरेदार बदल चुके थे। दीवारों पर नया झंडा लहराने लगा था और शहर की आवाम अब साजिशों से आजाद होकर अपने बादशाह के इस्तकबाल को तैयार खड़ी थी। महल के ऊंचे दरवाजे जब खुले तो जैसे सारा शहर सांस रोककर उस पल को देख रहा था। बादशाह घोड़े से उतरा, बेगम उसके साथ थी। दोनों थके हुए जरूर थे, मगर चेहरे पर एक अलग सी रोशनी थी। लोगों ने फूल बरसाए, तालियां बजाईं और सड़कों के दोनों तरफ कतारें लगाईं। हर चेहरा खुशी से दमक रहा था। तख्त खाने में पहुंचकर बादशाह ने अपनी पुरानी मगर वक्त की कसौटी से गुजरी हुई कुर्सी संभाली। वो कुर्सी जो अब भी उसकी वफादारी की गवाही दे रही थी। बादशाह ने एक नजर दरबार में बैठे लोगों पर डाली, फिर गले को साफ करते हुए कहा, जो गुजरा वह सबक था, जो सामने है वह जिम्मेदारी है, और जो साथ है वह मेरा असली खजाना है। लोगों ने ताली बजाई। बादशाह ने सिपाहियों से कहा, उस तोते के लिए एक खूबसूरत, मजबूत और सोने चांदी से जड़ा हुआ पिंजरा बनवाओ, ताकि वह उसमें आराम से रहे। उसकी देखभाल में कोई कमी ना रह जाए। तोता, जो उसी वक्त बादशाह के दाएं कंधे के पास एक ऊंचे तख्ते पर बैठा हुआ था, बिल्कुल खामोश। वह अचानक फड़फड़ाने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। बादशाह ने पलटकर उसकी तरफ देखा। तोता उड़कर नीचे आया और फुर्ती से बादशाह के सामने उस मेज पर बैठ गया, जहां एक स्याही की दवात, कलम और पुराना कागज रखा हुआ था। लोग हक्के बक्के रह गए। तोता अपनी चोंच से कलम को उठाता है, फिर नुकीली चोंच को स्याही में डुबोता है और पुराने कागज पर कुछ लिखने लगता है। सबकी आंखें फैल जाती हैं। बादशाह भी चौकन्ना होकर देखने लगता है। उसका लहजा बदलता है। अब उसमें हैरानी थी। तोता धीमे धीमे लेकिन बेहद साफ और सलीके से एक लाइन लिखता है, मैं पिंजरे में नहीं रहना चाहता। मैं कोई आम परिंदा नहीं जिसे सोने की सलाखों में सजाया जाए। जैसे यह महल तुम्हारा है, तख्त, बाग, फव्वारे, सब कुछ तुम्हारे लायक हैं, वैसे ही मेरे लिए भी एक महल होना चाहिए। तभी मैं यहां रुकूंगा, वरना अभी चला जाता हूं। बादशाह की आंखें जैसे खुली की खुली रह गईं। यह परिंदा लिख भी सकता है। दरबार में कान्हा फूंसी शुरू हो गई। किसी ने कहा, यह परिंदा कोई मामूली नहीं लगता। किसी ने कहा, शायद इसे कोई तालीम मिली है। किसी ने तो यह तक कह दिया, हमें नहीं लगता, यह सिर्फ परिंदा है। बादशाह ने अपनी हथेली से माथा पोंछा और गहरी सांस लेकर तोते की तरफ देखा। तू चाहता क्या है? उसने पूछा,
जैसे किसी इंसान से सवाल कर रहा हो। तोते ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कागज की तरफ इशारा किया। बादशाह ने वो कागज उठाया, पढ़ा और गहरी सोच में डूब गया। कुछ पल बाद वह बोला, अगर तू हमारी जान बचाने वाला परिंदा है, अगर तूने हमें वक्त पर खाना और पानी लाकर दिया, तो यकीनन तेरा हक बनता है कि तुझसे ऐसा सलूक किया जाए जैसा किसी खास मेहमान से किया जाता है। वो पलटकर अपने खास वजीर की तरफ देखता है और कहता है, इस तोते के लिए महल का एक हिस्सा खाली किया जाए। वहां फूलों की क्यारियां हो, नरम जमीन हो और एक खूबसूरत सा झरोखा भी। वह जगह सिर्फ इसी के नाम से जानी जाए। वजीर ने सर हिलाया। बादशाह की आवाज थोड़ी नरम पड़ी, लेकिन अगर तू कभी चला गया तो क्या करेगा ये महल? तोते ने एक लंबी सांस सी ली। उसकी आंखें जैसे किसी पुराने वक्त को टटोल रही थी। फिर वह वापस उड़कर अपनी ऊंची जगह पर जा बैठा। लोग अब उसे सिर्फ एक परिंदा नहीं, किसी राजों भरे साथी की तरह देखने लगे। कुछ ही रोज गुजरे थे कि पूरे महल में यह बात फैल गई कि अब तख्त के पास सिर्फ वजीर नहीं बैठता, एक परिंदा भी बैठता है। और वह परिंदा ऐसा वैसा नहीं, बहुत होशियार और समझदार है। बादशाह ने तोते के लिए महल के बाग का सबसे खूबसूरत हिस्सा दे दिया था। वहां नीम के दरख्तों के नीचे एक खास चबूतरा बनवाया गया, जहां धूप भी आती थी और छाव भी रहती थी। वहां एक छोटा सा झरोखा खुलता था, जिस पर बैठकर तोता दूर तक आसमान को देख सकता था। लेकिन तोता उस आराम में मग्न रहने वाला नहीं था। वह हर सुबह फुर्ती से उठता, अपने पंख झाड़ता, फिर उड़कर सीधा महल की उस बड़ी दीवार पर आ बैठता जहां बादशाह का दरबार लगता था, और फिर अपनी पसंदीदा जगह वजीर के बाईं तरफ वाली कुर्सी पर आकर बैठ जाता। किसी ने पहली बार मजाक में कहा, यह क्या, अब तोता वजीर बन गया? मगर फिर थोड़े ही दिन में सबको समझ आ गया कि यह कोई मजाक नहीं, सच है। क्यों? क्योंकि अब दरबार में जो भी होता, तोते की निगाहें सब पर टिकी होती। कोई शिकायत लेकर आता, तोता उसका चेहरा गौर से देखता। कोई नया कानून पेश होता, तोता उस पर ध्यान से कान लगाता। और फिर एक दिन बादशाह ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसमें जमीन के बंटवारे में एक गरीब किसान को नुकसान पहुंच रहा था। सारे दरबार में चुप्पी छा गई, और तभी वह तोता अपनी जगह से उठा, उड़कर बादशाह के सामने आया। वहां वही मेज थी, कलम, कागज और स्याही के साथ। तोता चोंच से कलम उठाता है, कागज पर कुछ लिखता है और फिर उसे बादशाह की तरफ खिसका देता है। बादशाह ने पढ़ा, यह फैसला जुल्म की तरफ झुका है। गरीब के हिस्से को कम करके अमीर को ज्यादा देना इंसाफ नहीं, नाइंसाफी है। सोच समझकर फैसला कीजिए, नहीं तो इस तख्त का वजन हल्का पड़ जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने उस कागज को 2 बार पढ़ा, फिर अपनी आवाज को थोड़ा नरम करते हुए कहा, तोते की बात में दम है, फैसले में तब्दीली की जाए, गरीब को उसका पूरा हिस्सा दिया जाए। लोग हैरान और खुश भी। अब यह बात दरबार की दीवारों से निकलकर पूरे शहर में फैलने लगी, और तोता अब हर रोज ऐसा ही करने लगा। जब भी कोई मसला आता, जब भी किसी का हक दबने लगता, वह उड़कर आता, कागज उठाता, लिखता और बादशाह के सामने रख देता। कुछ लिखे अल्फाज बड़े सादा होते, मगर असर ऐसा करते कि बादशाह की सोच बदल जाती। बादशाह ने खुद एक दिन दरबार में कहा, इस परिंदे के मशवरे ने मुझे कितनी गलतियों से बचाया है। शायद अगर यह ना होता तो मैं कई मर्तबा अपने ही लोगों पर जुल्म कर बैठता। अब हाल यह था कि हर दरबारी पहले तोते की तरफ देखता, फिर बादशाह की तरफ, जैसे तख्त के बराबर अब एक और तख्त खड़ा हो गया हो, परिंदे का तख्त। अब तोता सिर्फ दरबार में बैठकर इंसाफ की बातें नहीं करता था, अब वह पूरे महल में घूमता था। कभी बाग की क्यारियों में, कभी रसोई के बाहर, कभी सैनिकों के ट्रेनिंग मैदान में, लेकिन उसकी परछाई सबसे ज्यादा एक जगह मंडराने लगी थी, महल की उस ऊपरी मंजिल पर, जहां बादशाह की इकलौती बेटी शहजादी माहिरा रहती थी। शहजादी माहिरा उम्र तकरीबन 23 साल उस मुल्क की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी। लंबे चमकते बाल, गहरी आंखें और बेहद शांत मिजाज। किसी को ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन जब चलती तो लगता जैसे बगैर आवाज के हवा चल रही हो। तोता पहली बार उसे तब देखता है जब महिरा बाग के किनारे बनी फव्वारे वाली गली में अकेली टहल रही होती है। सादा कपड़े, बेखबरी भरी चाल, मगर चेहरे पर रोशनी जैसे किसी परिंदे को भी रोक लेने वाली। तोता दरख्त पर बैठा होता है और उसकी आंखें उस सादगी में उलझ जाती हैं।
वो पहली नज़र किसी कहानी की पहली लाइन जैसी होती है, जो फिर दिल से मिटती नहीं। अब ये होने लगा कि जैसे ही सुबह होती, शहजादी अपने कमरे की खिड़की खोलती, तोता दूर किसी दरख्त से उड़ता और आकर वहीं बैठ जाता। ना कोई आवाज, ना कोई हरकत, बस खामोशी से खिड़की पर बैठा उसकी मौजूदगी महसूस करता। महिरा समझ नहीं पाती कि यह परिंदा रोज उसकी खिड़की पर क्यों आता है। जब वह अपने कमरे में किताब पढ़ रही होती, तोता चुपचाप उसकी छत के पास वाले दरख्त की सबसे ऊंची डाल पर बैठा रहता। जब वह फव्वारे के किनारे बैठकर अपने बाल सुखाती, तोता पास के पानी में झांकता रहता, जैसे उसकी परछाई को देखने की कोशिश कर रहा हो। और जब महिरा अकेले अपने कमरे में धीमे धीमे गुनगुनाती, तो उसके सुरों की गूंज से तोता अपनी आंखें बंद कर लेता। एक दिन शहजादी महिरा अपने कमरे की झरोखे वाली खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां दूर नीम के दरख्तों की सबसे ऊंची डाल पर वहीं जाना पहचाना तोता बैठा था। वह परिंदा जो अब उसके ख्यालों में रहने लगा था। कुछ देर बाद महिरा ने अपना रेशमी दुपट्टा उठाया और सीधा बादशाह के पास जा पहुंची। अब्बा जान, वो धीमे लहजे में बोली, आपसे एक गुजारिश करनी है। बादशाह ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बोलो बेटी, क्या बात है? महिरा थोड़ी झिझक के बाद बोली, मैं उस तोते से मिलना चाहती हूं जो आपके साथ जंगल से आया था, जो अब आपके दरबार में बैठता है। मैं बस उससे मिलना चाहती हूं, उसकी बातों को समझना चाहती हूं। बादशाह ने हैरानी से उसे देखा, फिर हल्के से सर हिलाते हुए बोले, तुम्हारा हक है बेटी, वह अब हमारे महल का हिस्सा है। जाओ, जितना वक्त चाहो उससे मिलो। उन्होंने साथ में 4 भरोसेमंद सिपाही और माहिरा की 3 करीबी सखियों को बुलवाया और हुक्म दिया कि शहजादी को पूरे अदब और हिफाजत के साथ उस हिस्से तक ले जाया जाए जिसे अब सब तोते का महल कहने लगे थे। शहजादी जैसे ही वहां पहुंची तो उसके सामने एक बिल्कुल अलग ही राज खुला। बाग के बीचों बीच गुलाबों और चमेली की कतारों से गुजरकर एक संगमरमर की सीढ़ियों वाली छोटी सी इमारत थी, जिसकी दीवारों पर बेल बूटे उकेरे हुए थे। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर दाखिल होते ही सामने एक तख्त रखा था, मगर इंसानों के लिए नहीं, किसी खास परिंदे के लिए, और उस तख्त पर बैठा था वही तोता, बड़ा रबदार और बेहद खूबसूरत। महिरा को देखते ही तोते की आंखों में एक अजीब सी रोशनी फैल गई, जैसे कोई अपना सालों बाद सामने आया हो। वो अपनी जगह से उड़कर तख्त से नीचे आया और पास रखे कलम और कागज की तरफ गया। उसने चोंच से कलम उठाया, थोड़ी स्याही डुबोई और कागज पर बड़े सलीके से लिखा, आपका इस्तकबाल है शहजादी माहिरा। मेरे महल में आपका आना मेरे लिए फख्र की बात है। शहजादी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने पलटकर अपनी सखियों की तरफ देखा। सबकी आंखों में हैरानी थी। यही ये तो लिखता है। एक सहेली ने धीरे से फुसफुसाया। तोते ने अगला कागज बढ़ाया, शरबत और खाने का इंतजाम किया जाए। पास खड़े सिपाही और नौकर फौरन हुक्म बजा लाए। रेशमी दस्तरख्वान बिछाए गए। सोने चांदी के बर्तनों में शरबत, मेवे, फल और ताज़ा पकवान रखे गए। महिरा पहली बार किसी परिंदे के साथ बैठकर ऐसे खाना खा रही थी, मगर अजीब बात यह थी कि उसे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। तोते की हरकतें, उसका लहजा, उसकी आंखों की जुबान, सब में एक इंसानी नरमी थी। माहिरा अब तोते से सवाल करती और वो हर सवाल का जवाब कलम से लिख कर देता। तुमने लिखना कहाँ सीखा? तोते ने लिखा, जहां इंसान जंग में उलझे थे, मैं तन्हाई में सीख रहा था। तुम इंसाफ की इतनी बातें कैसे करते हो? तोते ने जवाब लिखा, क्योंकि मैंने नाइंसाफी के साए में सांस लेना सीखा है। महिरा की आंखें हर जवाब पर रुकती, दिल हर अल्फाज को महसूस करता। इसके बाद तोता उसे अपने महल के हर हिस्से में लेकर गया। बाग के वह कोने जहां कुछ खास पेड़ लगे थे, वो जगह जहां वो खुद अकेला बैठकर सोचता था, एक छोटा सा तालाब जहां वो सुबह नहाया करता था, और वो लकड़ी की अलमारी जिसमें उसके लिखे हुए दर्जनों कागज सलीके से रखे थे। महिरा सब देखती रही और हर चीज पर उसकी हैरानी बढ़ती रही। यह तोता कोई आम परिंदा नहीं। वो मन ही मन सोचती रही, और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उनकी बातें, उनकी खामोशियां सब एक रिश्ता सा बुनती चली गई। शाम का सूरज ढलने लगा। महिरा ने उठते हुए धीमे लहजे में कहा, अब्बा जान मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे लौटना चाहिए। तोता चुप रहा, फिर धीरे से कलम उठाया और कागज पर सिर्फ इतना लिखा, मैं नहीं चाहता कि आप जाएं।
लेकिन हकीकत यह है कि आपकी जगह अब भी इंसानों में है, मेरी नहीं। महिरा की पलकों में हल्की सी नमी तैर गई। वह मुस्कुराकर बोली, मैं फिर आऊंगी, वादा करती हूं। तोता सिर्फ उसकी तरफ देखता रहा। कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, बस उसकी आंखों में एक नजारा था। महिरा अपनी सखियों और सिपाहियों के साथ बाहर निकली और तोता दूर से उसे जाते हुए देखता रहा, बिल्कुल खामोश, मगर अंदर ही अंदर एक अनकही दास्तान के और करीब आता हुआ। अब यह रोज का सिलसिला बन गया था। शहजादी महिला सुबह होते ही अपने कमरे की खिड़की खोलती तो कहीं ना कहीं वही हरा नीला तोता किसी शाख पर बैठा मिलता, और जब दोपहर ढलती तो वह खुद अपने सखियों के साथ तोते के महल जाया करती, जहां वह दोनों घंटों एक दूसरे के साथ खामोशी में बात करते, बिना बोले, सिर्फ कलम और कागज की जुबान से कभी कोई शेर लिखा जाता, कभी कोई कहावत, कभी कोई सादा सा सवाल वक्त जैसे ठहर गया था। और उन दोनों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता बनने लगा था जो ना तो नाम चाहता था, ना ही मंजिल, बस एक एहसास जो हवा की तरह उनके आसपास था। उस रोज भी कुछ वैसा ही हुआ था। शहजादी अपने बाग के कोने में बैठी थी, जहां गुलाब की क्या बीच एक संगमरमर की झूठी बेंच बनी हुई थी। उसी पर बैठकर वह अपने बाल सुलझा रही थी। तभी उसकी हथेली पर कुछ गिरा, एक नन्ही सी मोड़ी हुई पर्ची। उसने पलटकर देखा तो दरख्त की ऊंची शाख पर वही तोता बैठा हुआ था। शहजादी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ वह पर्ची खोली, मगर जैसे ही आंखों ने अल्फाज पढ़े, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पर्ची पर स्याही से बहुत साफ और सलीके से लिखा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यकीन करो, मैं भी बहुत खूबसूरत हूं। शहजादी के हाथ से पर्ची गिरते गिरते बची। उसका दिल एक लम्हे के लिए जैसे रुक गया। वह कुछ पल तक बस बैठी रही, आंखें फैली हुई, होंठ सिले हुए। यह क्या था? वह सोचने लगी, क्या एक परिंदा मुझसे ऐसा सवाल कर सकता है, या यह कोई मजाक था? मगर फिर तुरंत उसे वह तमाम लम्हे याद आए, जब वह तोता उसकी इज्जत करता था, उसके हर सवाल का सोच समझकर जवाब देता था, कभी बदतमीजी तो दूर, कभी हद भी पार नहीं करता था। नहीं, यह कोई बेहुदा हरकत नहीं हो सकती। इस तोते में कुछ और ही है, शायद बस यूं ही लिख दिया होगा। उसने गहरी सांस ली और खुद को समझा लिया। उसके बाद न जाने क्यों महिरा का रवैया बदलने के बजाय और नरम होता गया। अब वह तोते के पास पहले से ज्यादा वक्त गुजारती थी। पहले जो बातें वह सखियों के साथ करती थी, अब वह धीरे धीरे तोते के साथ बांटने लगी थी। अपने बचपन की बातें, अपने अरमान, वह ख्वाब जो उसने कभी किसी से नहीं कहे, सब कुछ अब तोते की मौजूदगी में जैसे बहने लगता था। वो कभी कभी खुद कहती, तुम जानते हो, जब मैं छोटी थी तो सोचती थी, काश मैं किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहां कोई मुझे पहचाने ही ना। और अब जब मैं तुम्हारे पास होती हूं तो सब कुछ वैसा ही लगता है। तोता सिर्फ देखता रहता, कभी कुछ लिखता नहीं। कभी कभी उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ जाती, जिसे शहजादी देख नहीं पाती थी। अब लोग भी इस करीबी को नोटिस करने लगे थे। दरबार में कान्हा फूंसी शुरू हो गई थी। कुछ कहते शहजादी उस तोते से बहुत बातें करती हैं, तो कोई कहता, अरे वो तोता है ही नहीं, वह कुछ और है। मगर शहजादी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो अब उसकी तन्हाई का साथी मिल गया था, एक ऐसा साथी जो ना सवाल करता था, ना शिकायत, बस सुनता था और साथ चलता था। महल के अंदरूनी हिस्सों में जो बातें धीरे धीरे कानों में फुसफुसाहट की तरह फैलती हैं, वो एक दिन बादशाह के कानों तक भी पहुंच ही जाती हैं। एक दोपहर जब बादशाह अपने खास वजीर के साथ बाग में टहल रहा था, उसी वक्त एक बूढ़ा सिपाही धीमे कदमों से आया और कान के करीब आकर कुछ कहा। बादशाह की भैं सिकुड़ गई। क्या सिपाही ने नजरें झुकाकर दोबारा वही बात दोहराई? बादशाह, सलामत सुना है शहजादी माहिरा अब रोजाना तोते के महल जाती हैं, और लोग कहते हैं वह तोता शहजादी से करीबी बर्ताव करता है। बादशाह ने एक लंबी सांस ली, जैसे कोई पुरानी चोट फिर से ताजा हो गई हो। कुछ देर तक वह बाग के सूखे पत्तों की तरफ देखता रहा, फिर अचानक मुड़ा और गहरी आवाज में बोला, आज ही मुझे उस तोते के महल ले चलो। अभी के अभी तोते का महल, जो अब तक शहजादी की खुशबुओं से भरा हुआ था, उस दिन कुछ और ही मौसम ले आया था। बादशाह अपने 2 सिपाहियों के साथ उस महल के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर वही नरम बिछौने,
वहीं गुलाब की खुशबू और वहीं संगमरमर की सादगी। मगर उस सुकून में अब एक अजीब सी तल्खी शामिल हो चुकी थी। तोता हमेशा की तरह अपने तख्त पर बैठा था। बादशाह ने अंदर कदम रखा, मगर अब की बार उसकी चाल में कोई नरमी नहीं थी। उसने सामने खड़े होकर ठंडे लहजे में कहा, मैं तुम्हें इस महल में बराबरी का दर्जा दिया, एक परिंदे को तख्त दिया, इज्जत दी, इंसाफ का हक दिया। तुम मेरे दरबार में बैठे मेरे फैसलों को समझा, मुझे गलतियों के बारे में बताया, और मैंने हर बार तुम्हारी सलाह को सर आंखों पर रखा। वह रुका और आवाज थोड़ा सख्त हो गई। लेकिन अब तुमने हद पार कर दी है। मेरी बेटी मेरी इज्जत है। तुमने उससे शादी का सवाल करके वह हद तोड़ी है जहां इंसान और परिंदे के बीच लकीर खींचती है। यह नहीं हो सकता। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। तोता अपनी जगह से हिला नहीं, बस उसने धीरे से सिर हिलाया, फिर अपनी चोंच से पास रखा कलम उठाया और कागज पर कुछ लिखने लगा। कुछ पल बाद वह पर्ची बादशाह की तरफ सरकाई गई। बादशाह ने पढ़ा, मैंने आपसे कुछ नहीं छीना, बस एक सवाल पूछा था, मोहब्बत का सवाल। अगर आपकी बेटी ने मुझसे नफरत की होती तो मैं कभी कदम न बढ़ाता, मगर उसने मुझे जाना, समझा और करीब आने दिया। बादशाह के माथे पर बल आ गए। मगर तुम एक तोता हो। अब तोता अपनी जगह से उठा। एक लंबी उड़ान में वह दरवाजे की ऊंचाई तक गया, फिर तेजी से नीचे उतरता हुआ सीधा बादशाह के कंधे पर आकर बैठा। उसके पंजों में एक चमचमाता हुआ छोटा सा खंजर था, नुकीला, चमकदार और बेहद सलीके से तराशा हुआ। बादशाह के दोनों सिपाही घबरा गए, तलवारें निकाल लीं, मगर बादशाह ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। तोता अब बादशाह के कंधे से कान के पास झुका और फुसफुसाते हुए बोला, मैं तुम्हारी बेटी को खुश रखूंगा, उससे कभी ऊंची आवाज नहीं करूंगा। उसके आंसू मेरी जान से भारी होंगे, और अगर तुमने इस रिश्ते से इनकार किया तो मेरी मोहब्बत बाकी बन जाएगी। मैं तुम्हारी बेटी को नहीं, तुम्हारी सल्तनत को छीन लूंगा। बादशाह की आंखें फैल गईं। ये तू धमकी दे रहा है? तोता चुप रहा। वो खंजर अब भी बादशाह के कंधे पर हल्के से टिकाया हुआ था, जैसे उसकी नोक पर एक सवाल रखा हो। या तो इस सवाल का जवाब मोहब्बत से दो या फिर तलवार से। बादशाह ने गुस्से में आकर तोते को झटकने की कोशिश की, मगर तभी तोता फुर्ती से उड़ गया और कमरे की ऊंची बलखाती छत पर जाकर बैठ गया। वहां से उसकी आंखें बादशाह के चेहरे को ऐसे देख रही थीं जैसे सब कुछ समझ रही हो। बादशाह कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा, फिर धीमे कदमों से दरवाजे की तरफ मुड़ा। सीढ़ियां उतरते हुए उसने पीछे पलटकर आखिरी बार देखा। तोता अब भी छत पर था, मगर उसकी आंखों में इस बार डर नहीं, इंतजार था। बादशाह ने सिपाहियों से कहा, मुझे कुछ वक्त चाहिए, महल लौटते हैं। अब बादशाह का दिल एक अजीब सी उलझन में फंस चुका था। एक तरफ उसकी इकलौती बेटी महिरा थी, उसकी आंखों की ठंडक, उसके दिल की राहत, और दूसरी तरफ उसकी अपनी जिंदगी, उसकी सल्तनत, उसका वजूद। दिन निकलते थे, मगर बादशाह की रातें अब बेजान हो चुकी थीं। तख्त पर बैठता तो सामने वही तोते की आंखें नजर आती। खाना खाता तो हर निवाला जैसे कांटों से बना होता, और जब आईना देखता तो अपने चेहरे पर एक थकी हुई हार दिखाई देती। उसे अब एक ही बात रहकर काटने लगती, क्या मैं अपनी बेटी को एक परिंदे के हवाले कर दूं? एक दिन जब दिल का बोझ ज्यादा हो गया तो बादशाह अकेला महल की छत पर चला गया। ऊपर से पूरे शहर की रोशनी दिखती थी, हवाएं तेज थीं और आंखें भीग रही थीं। उसने आसमान की तरफ देखा और बस एक जुमला दिल में गूंजा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपनी बेटी की शादी एक तोते से नहीं करूंगा। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बादशाह शहजादी माहिरा के कमरे में दाखिल हुआ। वह कमरे के कोने में बैठी थी, किताब पढ़ते हुए। चेहरा हमेशा की तरह शांत, लेकिन आंखें अब कुछ ज्यादा चमक रही थीं। बादशाह ने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे उसके पास जाकर बैठ गया। बेटी, उसने थकी सी आवाज में कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम सल्तनत संभाल लोगी। माहिरा ने चौंक कर देखा। किताब हाथ से छूट गई। अब्बा जान, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप ठीक तो हैं? बादशाह ने अपनी थकी हुई आंखों से उसे देखा, फिर उसका हाथ थामा। मैं ठीक नहीं हूं बेटी, अंदर से बहुत टूट गया हूं। कुछ बातों ने मेरा सीना चीर दिया है और अब लगता है कि मैं ज्यादा दिन नहीं चल पाऊंगा। माहिरा का चेहरा सफेद पड़ने लगा। अब्बा, साफ साफ बताइए क्या बात है? बादशाह ने गहरी सांस ली, फिर सब कुछ बताना शुरू किया।
कैसे उसे दरबार में तोते और महिरा की नजदीकियों की खबर मिली, कैसे वह खुद गया तोते के महल में, क्या क्या बातें हुई, कैसे तोते ने कंधे पर खंजर रखकर धमकी दी और कैसे अब उसकी हर रात मौत और मोहब्बत के बीच जूझती है। शहजादी सब सुनती रही। उसकी पलकें भीग गईं और लब खामोश हो गए। कुछ देर बाद बहुत धीरे से उसने कहा, अब्बा जान, तो फिर मेरी शादी उसी से कर दीजिए, लेकिन आप मुझसे जुदा ना हो। मैं तो जिंदगी में सब सह लूंगी, मगर आपकी मौत नहीं। बादशाह हैरान रह गया। तुम जानती भी हो क्या कह रही हो? हाँ जानती हूं, मैं जानती हूं। वह कोई आम तोता नहीं है, उसमें इंसानों से ज्यादा तमीज है। समझ है, मैं जानती हूं। उसके लफ्जों में सच्चाई है और उसकी आंखों में मोहब्बत। अगर उसने ने आपसे शादी मांगी है तो जबरदस्ती नहीं, मोहब्बत से मांगी है। बादशाह उठ खड़ा हुआ, जैसे उसकी रगों में अचानक से कुछ दौड़ गया हो। लेकिन तुम इंसान हो और वो एक परिंदा है। मगर अब्बा, महिरा ने अपनी भीगी आंखों से जवाब दिया, अगर उसकी रूह में इंसानियत है, अगर उसका दिल मोहब्बत से भरा है, तो वह एक परिंदा होकर भी इंसान जैसा है। बादशाह चुप हो गया। उसने बेटी को देखा, उसकी मजबूत आंखों को, और फिर बहुत देर तक कमरे में खामोशी रही। फिर एक लंबी सांस लेते हुए बादशाह बोला, अगर तू इतना कह रही है तो मैं तुझसे मोहब्बत के नाम पर हार मानता हूं। मैं तेरी जिद के आगे तेरी बात मानता हूं। महिरा के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया, जैसे कोई बंद दरवाजा अचानक खुल गया हो। बादशाह फिर धीमे से बोला, तू कहती है तो मैं तेरी शादी उस तोते से कर दूंगा। उसने आंखें बंद की और अपने दिल से जैसे एक पत्थर उतार दिया। शादी का दिन आखिरकार आ ही गया। महल के दरो दीवार सज उठे थे। फानूसों की रोशनी, फूलों की बारिश, शहनाइयों की मधुर आवाजें और हर तरफ फैली हुई एक हैरान कर देने वाली खामोशी, जो सबके चेहरों से ज्यादा उनकी आंखों में दिखती थी। क्योंकि आज शादी किसी आम जोड़े की नहीं थी। आज बादशाह की इकलौती बेटी शहजादी माहिरा एक तोते से शादी करने जा रही थी। लोगों की जुबानों पर सवाल थे, मगर लब खामोश थे। दरबार की कुर्सियों पर बैठे बुजुर्ग कानाफूसी कर रहे थे। शहजादी के लहजे में कोई झिझक नहीं। क्या उसे वाकई यह रिश्ता मंजूर है? अरे अगर बादशाह ने हां कर दी है तो मामला मामूली नहीं होगा। शहजादी ने गुलाबी रेशम का लिबास पहन रखा था। आंखों में काजल, बालों में चमेली के फूल और चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी, जैसे उसकी रूह को किसी ने छू लिया हो। और सामने एक खूबसूरत तख्त पर वही तोता बैठा था, बगैर किसी उड़ान, बगैर किसी चंचल हरकत के, बिल्कुल खामोश। मगर उसकी आंखों में आज कुछ और ही तहरीर थी। शादी हो गई, सगाई की रोटी, मिठाइयां, सब कुछ हुआ, मगर सब कुछ बहुत अलग था। कोई शोर नहीं, कोई ढोल नगाड़ा नहीं, मगर फिजा में एक अजीब सी नरमी थी। शादी के अगले दिन महल में सबकी हैरानी तब और बढ़ गई जब शहजादी माहिरा बेहद खुश नजर आने लगी। वो हर वक्त मुस्कुराती, फूलों से बातें करती, आईने में खुद को देखकर गुनगुनाती। उसकी चाल में हल्की सी मस्ती थी और आंखों में वह चमक जो अक्सर नए ब्याहता जोड़ों में देखी जाती है। नौकरानियां फुसफुसाने लगीं, ये तोते से शादी हुई, मगर शहजादी ऐसे खुश क्यों है जैसे कोई हसीन राजकुमार उसका हमसफर हो। अजीब बात है, कोई उखड़ाहट, कोई शिकवा नहीं, बस मोहब्बत का रंग। बादशाह ने भी एक दिन अपनी बेगम से कहा, देखा तुमने, महिरा कैसी खिली हुई लग रही है। शायद हमने जो सोचा था उससे अलग ही सच्चाई है। लेकिन बादशाह की बेगम शहजादी की मां खामोश थीं। उनका दिल अब भी उस रिश्ते को कबूल नहीं कर पाया था। उनकी आंखों में अब भी वही सवाल था, एक परिंदा मेरी बेटी को कैसे समझेगा, उसका हमसफर कैसे बनेगा। और यही सवाल एक रात उन्हें उस हद तक ले गया जहां मां ने अपनी औलाद की भलाई के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उस रात जब पूरा महल गहरी नींद में था और चांदनी अपने पूरे शबाब पर, शहजादी की मां चुपचाप उठी, सफेद ओढ़नी ओढ़ी अपने कमरे से निकली और बिना किसी शोर के महिरा के नए महल की तरफ चल दी। वह हिस्सा जो तोते को दिया गया था और अब जहां उनकी बेटी की नई जिंदगी शुरू हुई थी। जैसे जैसे वह करीब पहुंची, उनके कदम तेज होने लगे, मगर जब उन्होंने कमरे के बाहर पहुंचकर दरवाजे के पास कान लगाया तो उनके कानों में जो आवाजें आईं वो उनके होश उड़ा के लिए काफी थी। महिरा, तुम्हारी आंखों की चमक से मुझे ताकत मिलती है और तुम्हारी सांसों की खुशबू से मेरा वजूद महकता है। ये किसी तोते की आवाज नहीं थी,
ये एक जवान गहरे लहजे वाले नौजवान की आवाज थी जो बिल्कुल इंसानों जैसी थी। शहजादी की मां के माथे पर बल पड़ गए। ये कौन है और तोता कहाँ है? वो थोड़ा झुकी, धीरे धीरे कमरे के अंदर झांकने लगी और फिर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर एक हसीन लंबा सुनहरे लिबास में एक नौजवान बैठा था। बाल पीछे बंधे हुए, आंखों में मोहब्बत की चमक और उसके सामने मुस्कुराती हुई महिरा। ये कौन है और मेरा दामाद तोता कहाँ है? वो सोचती रही और जैसे ही दरवाजे के पास नजर गई, कोने में एक अजीब चीज पड़ी हुई थी। हरियाली और हल्की सी चमक ली हुई एक तरह की चमड़ी जैसी चीज। ये तोते की खाल है। शहजादी की मां सन्न रह गई। तो ये तोता असल में इंसान है और दिन में सिर्फ इस खाल को पहनकर घूमता है। उनकी आंखों में अब गुस्सा और डर दोनों एक साथ जाग उठे। ये क्या माजरा है? मेरी बेटी को धोखा दिया जा रहा है। वो उस खाल को चुपचाप उठाकर महल में वापस लौट गई, किसी को बिना बताए, और फिर अपनी सबसे पुरानी अलमारी से एक छोटा मिट्टी का छूड़ा निकाला और उस खाल को उसमें डाल दिया। कुछ देर बाद काले धुएं के साथ वह तोते की खाल जलने लगी। उधर शहजादी और वह नौजवान, जो अब तक सिर्फ मही के सामने इंसान बन सकता था, एक दूसरे के करीब बैठे थे। अचानक उसके जिस्म में जलन सी होने लगी, उसकी सांसें टूटने लगीं, चेहरे पर दर्द का साया फैलने लगा। महिरा घबरा गई। क्या हुआ? बताओ ना, क्या हो रहा है तुम्हें? मगर वह कुछ नहीं बोला, बस अपने लिबास को पकड़कर तेजी से उठा और भागा। दरवाजा खोला, सीढ़ियां उतरी और जंगल की तरफ भागता चला गया। पीछे महिरा चीखती रह गई। रुको, बताओ तो सही क्या हो रहा है? शहजादी महिला दरवाजा खोलकर दौड़ती हुई अपने असल महल में आई, जहां उसकी मां बेजान सी आंखों से जली हुई राख को देख रही थी। महिला की आंखों में आंसू थे, लब कांप रहे थे और दिल जैसे किसी ने सीने से निकालकर मसल दिया हो। वह सीधा अपनी मां के सामने जमीन पर गिर पड़ी। अम्मा, तुमने मेरा सुहाग उजाड़ दिया, तुमने उसे जला दिया, मेरी मोहब्बत को, मेरे हमसफर को, मेरे साथी को। वो रोती रही, सिसकती रही, मिट्टी पर खुद को पटकती रही। बादशाह भाग कर आया, सिपाही भी दौड़े, मगर महिरा किसी की सुनने की हालत में नहीं थी। उसकी आंखों के आगे अब सिर्फ वह रात घूम रही थी जब उसका शहजादा, वह जो एक तोते की खाल में छिपकर पूरी दुनिया से बचा बैठा था, उसके सामने इंसान बनकर बैठा था, जिसकी आवाज में सुकून था, जिसके लहजे में मोहब्बत थी, जिसकी आंखों में वह देख चुकी थी उम्र भर साथ चलने की बातें, और आज वह सब राख बनकर हवा में उड़ चुका था। दोपहर ढलते ढलते शहजादी ने खुद को बंद कमरे में कैद कर लिया। 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया। 3 रातें वो बस तकिए में मुंह छुपाकर रोती रही, न किसी से बात की, न किसी की बात सुनी। चौथे दिन महल के अंदर खामोशी थी। दरबार बंद, दरवाजे बंद और माहिरा का कमरा खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। शहजादी जा चुकी थी। जब उसकी मां दौड़ती हुई कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा बिस्तर पर सिर्फ एक जोड़ा कपड़े रखा था। सुनहरे रेशम का लिबास जो उसकी शादी के वक्त उसने पहना था, उसके पास ही रखा था। सफेद जोगन वाला एक सूती चोला और एक छोटा सा कागज जिस पर महिरा के हाथों से लिखा था, मां, मैं उसे ढूंढने जा रही हूं, चाहे पूरी उम्र क्यों ना लग जाए। महिरा ने अपने माथे पर चूड़ीदार सफेद दुपट्टा डाला, गहने उतार दिए और पैरों में अब रेशमी सैंडल नहीं, खुरदड़े पांव थे। वह एक थैली में सिर्फ पानी की छोटी मशक, 2 सूखे रोटियां और एक मटमैली सी तस्वीर जैसी ख्वाहिश लेकर जंगल की तरफ निकल गई। पगडंडियों पर चलती, कांटों से उलझती, कभी नदियों के किनारे बैठती, कभी किसी बुजुर्ग फकीर से पूछती, यहां कोई नौजवान तो नहीं आया, कोई ऐसा जो परिंदे जैसा दिखता हो मगर इंसानों की तरह बात करता हो। लोग उसे अजीब नजरों से देखते, कोई मुस्कुरा देता, कोई झिड़क देता। पगली हो गई है, क्या कोई तोता इंसान होता है? मगर महिरा के दिल में यकीन था, वह आएगा, वह कहीं होगा, उसे बस तलाशने की देरी है। एक दिन वह बहुत दूर जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंची जहां कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ झाड़ियां, चुप्पी और गहराई। वो बैठ गई, थक कर, टूट कर। कहां हो तुम? एक बार, बस एक बार आवाज दे दो। मगर जंगल खामोश रहा, दरख्त भी चुप, हवाएं भी शांत। अब तक उसका बदन धूप में जल चुका था, चेहरा मुरझा गया था, मगर उसकी आंखों में एक ही चमक थी, मोहब्बत की। उसे कई हफ्ते हो चुके थे, जंगल दर जंगल, गुफा दर गुफा, मगर ना कहीं वह हसीन नौजवान मिला, ना वह तोता, ना उसकी कोई निशानी।
एक दोपहर जब सूरज सिर पर था और थकावट हड्डियों तक उतर चुकी थी, महिरा एक सूखे बूढ़े दरख्त के नीचे बैठ गई। पीठ उससे टिकाई, आंखें बंद की और बस एक आह निकाली। अब और नहीं चला जाता मुझसे। उसने सिर थोड़ा पीछे किया और तभी उसके कानों में दरख्त की ऊंचाई से आती फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। वो चौंकी पलकों को समेटा, फिर ध्यान लगाया। दरख्त की ऊंचाई पर दो परिंदे बैठे थे, स्याह और नीले रंग के। आपस में बात कर रहे थे। सुना तुझे? क्या? खुशहाल देश का शहजादा बहुत बुरी तरह जला हुआ है। किसी ने उसकी चमड़ी उड़ा दी है। कहते हैं अब वह अपने बाप के महल में पड़ा है। सांसें चल रही हैं, मगर बदन बिखर चुकी है। दूसरा परिंदा बोला, और इलाज? पहला बोला, बुजुर्गों ने कहा है, पुरानी घाटी के उस सूखे कुएं के पास जो नरम नीली जड़ी बूटी उगती है, वह अगर पीसकर 40 रोज तक उसके जख्मों पर लगाई जाए तो शहजादा ठीक हो सकता है। वरना क्या, वरना वह मर जाएगा। यह सुनकर महिरा की रगों में जैसे जान लौट आई। खुशहाल देश का शहजादा जख्मी जला हुआ, अपने बाप के महल में नीली जड़ी बूटी। उसने फौरन अपना सामान समेटा और उस सूखे कुएं की तलाश में चल पड़ी, जिसकी चर्चा परिंदों की जुबान पर थी। 3 दिन तक वह सिर्फ एक ही चीज तलाशती रही, वह कुआं। और आखिर चौथे दिन उसे एक गहरी घाटी में एक पत्थर से ढंका टूटा फूटा कुआं मिला, जिसके किनारे पर नरम नीले रंग की पत्तियां झूम रही थीं। वो उन्हें बहुत प्यार से तोड़ने लगी। अब अगला काम था शहजादे को ढूंढना। उसे परिंदों की बातें याद थीं। खुशहाल देश का महल, उसे वह इलाका पता था जहां कभी खुशहाल देश की सरहद थी। वो भैंस बदलकर एक हकीम बन गई। बालों को बांधा, चेहरे पर दुपट्टा ओढ़ा और कमर में दवाओं की छोटी थैली बांधी। एक दिन सुबह सुबह वह उस महल के दरवाजे पर पहुंची। कौन है? दरबान ने रूखे लहजे में पूछा। माहिरा ने अपनी आवाज में एक बूढ़ी औरत सी थकावट लाकर कहा, मैं एक हकीम हूं। सुना है शहजादा बीमार है, मेरे पास उसकी दवा है, मुझे एक मौका दीजिए। दरबान ने माथा सिकोड़ते हुए देखा, फिर अंदर चला गया। कुछ देर बाद वह वापस आया और धीरे से बोला, चलिए अंदर चलिए, लेकिन कोई गड़बड़ी की तो जान से हाथ धो बैठेंगी। शहजादी बादशाह के सामने गई। दरबार सजा हुआ था और बादशाह ने कहा, बेटी आराम से इलाज करना। मरीज के कमरे का दरवाजा खोला गया। अंदर एक पलंग पर पड़ा था एक जख्मी जिस्म। चेहरा आधा ढंका हुआ, मगर जलन के निशान अब भी चमक रहे थे। आंखें बंद थीं, सांसें बहुत धीमी। महिरा ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा, और फिर वही सांसें पहचान गई। उसने फौरन अपने आंसू पोंछे, चेहरे को ढक्का और काम शुरू कर दिया। घड़ी दर घड़ी, दिन दर दिन, और वह 40 दिन की मियाद आखिर पूरी हो ही गई। शहजादी माहिरा, जिसने अब खुद को एक हकीमा बना लिया था, चुपचाप उस वीरान महल के कोने में बैठकर रोज एक ही काम करती रही। सुबह होते ही जड़ी बूटी पीसती, फिर उसे हल्के हाथों से उस बेहोश पड़े शहजादे के जलते जिस्म पर लगाती, उसके माथे पर ठंडा पानी रखती। उसका नाम नहीं लिया, मोहब्बत का इजहार नहीं किया, बस निभाया। 40वां दिन वह दिन जिस दिन उम्मीदें और डर एक ही चौखट पर खड़े थे। सुबह होते ही महिरा ने सबसे नरम पत्तियां उठाईं, उन्हें पीसा और फिर आखिरी बार उस शहजादे के जिस्म पर लगाई। उसकी सांसें अब पहले से बेहतर थीं, जख्म अब मुरझा नहीं रहे थे, बदन में हरकत आने लगी थी, मगर आंखें अब भी बंद थीं। वो उसके सामने बैठी, बहुत देर तक उसके चेहरे को देखा। वह वही चेहरा था जिसे एक रात उसने अपना सब कुछ मान लिया था। वह जानती थी यह अब भी मुझे नहीं पहचानता, लेकिन पहचान जरूरी नहीं थी। वह उठी, चुपचाप बिना किसी को बताए अपनी झोली संभाली, वो मटमैले कपड़े जिनमें उसकी मोहब्बत छुपी थी, और उस महल से निकल पड़ी। दूसरी सुबह खुशहाल देश का राजमहल महल के आंगन में घमाघमी थी। नौकर दौड़ते फिर रहे थे, हकीम बुलवाए जा रहे थे, वजीरों में कान्हा फूंसी थी। कौन था वह हकीम? बिना नाम बताए आया, इलाज किया और चला गया। किसी ने उसका चेहरा देखा? नहीं, दुपट्टे में लिपटा हुआ था। मर्द था या औरत, यह तक यकीन से कोई नहीं कह सका। पैसे भी नहीं लिए। जब यह बातें बेहोशी से उठते शहजादे के कानों में पड़ी, उसकी नजरों में हल्की सी हरकत आई। अभी भी आंखें बंद थीं, मगर लफ्जों की सच्चाई उसके दिल में उतर गई। किसी ने मुझे 40 दिन तक बिना मुझसे कुछ मांगे सिर्फ मेरी सांसों की खातिर इलाज किया। उसके होठों पर पहली बार एक मुस्कान तैर गई। कौन था वो? उसने धीमी आवाज में पूछा।
वजीर आगे बढ़ा। कोई बूढ़ा हकीम नाम नहीं बताया ना, कुछ मांगा, बस चुपचाप गया। शहजादा सोच में डूब गया। दिल में कोई हल्की सी पहचान, कोई जानी पहचानी खुशबू, कोई नरम सी उंगलियों की छुन, जैसे सब कुछ याद आने के करीब था, मगर नाम नहीं। मेरे ख्वाबों में जो लड़की आती थी, क्या वो दूसरी ओर शहजादी माहिरा अब फिर से अपने मुल्क लौट चुकी थी? रास्ता लंबा था, थकावट पुरानी थी, मगर दिल में एक सुकून था। महल में उसका दाखिला बहुत खामोशी से हुआ। न ढोल, न चहल पहल, सिर्फ आंखों में हैरानी और जुबानों पर एक ही सवाल, कहां चली गई थी? महिरा ने किसी को कुछ नहीं बताया, बस अपनी मां के सामने खड़ी हुई, जिनकी आंखें अब भी पछतावे में डूबी थीं। मैं उसे ढूंढने गई थी और अब लौट आई हूं। कुछ दिन तक वह चुप रही, न दरबार गई न बाहर निकली, लेकिन हर रोज अपने कमरे में बैठकर वो वहीं जड़ी बूटियां पीसती रही। अब वह उनके जरिए किसी और की नहीं, अपनी यादों की मरहम बनाना चाहती थी। मगर उसे नहीं पता था कि जिस राजकुमार की आंखें अब खुलने लगी थीं, उसकी सांसों में अब एक ही नाम गूंजता था। कौन थी वो? क्यों मेरी सांसों से उसका एहसास जुड़ा हुआ है? और यही सवाल बहुत जल्द उसे फिर से माहिरा की तरफ खींच लाएगा। खुशहाल देश का शहजादा अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। बदन के जख्म अब भर चुके थे, लेकिन दिल की टीस अभी भी वहीं थी, अधूरी अधखिली मोहब्बत की टीस। रातों को जब वह महल की बालकनी में खड़ा होता, तो एक ही तस्वीर उसकी आंखों में उभरती। एक लड़की जोगन के लिबास में कांटों से उलझी हुई, थकी हुई, लेकिन आंखों में मोहब्बत की आग लिए हुए। एक सुबह जब सूरज की रोशनी हल्की हल्की उसके महल की दीवारों पर उतर रही थी, शहजादा एक खास इरादे के साथ तैयार हुआ। सादा लिबास, कमर में तलवार, माथे पर पगड़ी। उसने अपने सबसे करीबी घोड़े को तैयार करवाया और अकेला ही निकल पड़ा, उस महल की तरफ जहां उसकी जिंदगी का सबसे गहरा रिश्ता छुपा था, शहजादी माहिरा का महल। जब वह महल के बाहर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया। तुम कौन हो? उसने सीधा कहा। बादशाह से कहो, तोता वापस आया है, जिसे उन्होंने एक बार जंगल से लाकर तख्त दिया था और फिर अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दी। पहरेदार भौचक के रह गए। तोता? लेकिन तुम तो इंसान हो। हाँ, लेकिन हर इंसान की एक कहानी होती है, और मेरी कहानी अब पूरी होनी चाहिए। बादशाह को खबर दी गई। वो खुद सामने आया, थोड़े सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो और क्या कह रहे हो? शहजादा ने अदब से सिर हिलाया, फिर सीधा आंखों में देखते हुए कहा, मैं वही तोता हूं जिसे आपने सालों पहले जंगल में प्यास से तड़पते हुए देखा था, जिसके लिए आपने पानी मंगवाया, खाना खिलवाया, महल में जगह दी, और फिर जिसकी सलाहें आप दरबार में सुना करते थे। बादशाह की आंखें चौड़ी हो गईं। यह कैसे मुमकिन है? अगर मुमकिन ना होता तो आज मैं यहां ना होता। पूरी बात समझाओ। बादशाह ने कहा। तफसील से शहजादा ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी बतानी शुरू की। बहुत साल पहले एक दिन मेरे वजूद पर एक सजा आई। मुझे किसी ने जादू से तोते की शक्ल में कैद कर दिया। कोई रास्ता नहीं था वापस आने का, जब तक कोई लड़की खुद अपने दिल से मुझसे शादी करने के लिए राजी ना हो जाए। कई बरस बीत गए। जंगल, पेड़, तन्हाई, बस यही मेरी जिंदगी थी। फिर एक दिन आपको और आपकी बेगम को जंगल में देखा। आप दोनों बेहोश थे, प्यास से तड़प रहे थे। मैंने पानी का इंतजाम किया, फल लाया, और फिर आप मुझे अपने साथ ले आए। महल में आपने मुझे बराबरी दी, इज्जत दी, आपकी बेटी ने मोहब्बत दी। और जब वह खुद रजामंद हुई, जब उसने खुद से कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहती है, तभी पहली बार मेरा इंसानी रूप खुला। लेकिन सिर्फ उसकी आंखों के सामने मैं रातों को इंसान बन जाता, दिन में फिर से तोता बन जाता। मगर शहजादा का लहजा भारी हो गया। आपकी बेगम ने मेरी चमड़ी, मेरी असली खाल जला दी, और जैसे ही वह जली, मेरा जिस्म भी जलने लगा। मैं तड़पता हुआ भागा और जंगल में जाकर गिर पड़ा। बादशाह अब बिल्कुल खामोश था। उसके चेहरे पर अफसोस की रेखाएं उभर आई थीं। उसने गम से भरकर कहा, वो जब से तुम गए उसी महल में उदास बैठती है, रोज खिड़की से बाहर देखती है, जैसे किसी लौटने वाले का इंतजार कर रही हो। वो किसी से बात नहीं करती, बस एक ही सवाल पूछती है, क्या किसी ने उसे देखा? शहजादा की आंखों में नमी आ गई। तो मुझे उससे मिलवा दीजिए। अब मैं ना तो परिंदा हूं न सज्जा, मैं अब सिर्फ उसका शौहर हूं। बादशाह ने सर हिलाया और दरवाजे की तरफ इशारा किया।
जाओ, वह तुम्हारे ही इंतजार में है। शहजादा तेजी से महल की तरफ बढ़ रहा था। वो महल जो अब तक उसकी रूह से जुड़ा हुआ था, जिसमें कभी वह एक परिंदा बनकर जिया था और अब एक इंसान बनकर लौट रहा था। हर कदम पर उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। महल की दीवारें वहीं थीं, झरोखे वहीं, दरख्तों पर वहीं पत्तियां, मगर आज सब कुछ बदला हुआ महसूस हो रहा था। आज वह लौट रहा था अपनी महिरा के पास। शहजादी महिरा अपने कमरे के झरोखे पर बैठी थी। चेहरा सुना मगर आंखें जागती हुई, जैसे हर रोज कोई सपना उसे बताता हो कि वो आएगा, जरूर आएगा, और आज वो सपना उसकी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया। महिरा ने दूर से देखा एक नौजवान महल की सीढ़ियां चढ़ रहा था। चेहरे पर वही आंखें, वही लहजा, वही चाल जिसे उसने पहचाना था। उसने खुद को उठाया और दौड़ती हुई उस दालान की तरफ आई जहां एक अरसा पहले उसे शादी के बाद छोड़ा गया था। दोनों आमने सामने खड़े थे। कुछ पल सिर्फ खामोशी रही और फिर शहजादा आगे बढ़ा। तुम ही हो ना जिसने मेरा इलाज किया? महिरा की आंखें भर आईं। उसने अपना दुपट्टा हटाया और कहा, हाँ, वह मैं ही थी। जिस दिन तुम जलते हुए जंगल में भागे थे, उसी दिन मैं तुम्हें ढूंढने निकली थी। मैंने परिंदों की बातों से तुम्हारा सुराग निकाला, जड़ी बूटी के जरिए 40 दिन तक तुम्हारा इलाज किया, रोज तुम्हारे जख्मों को अपनी उंगलियों से छुआ। तुम्हें मेरी पहचान नहीं हुई, लेकिन मैंने तुम्हें हर उस पल में पहचाना जब तुम बेहोश थे। शहजादा अब कुछ भी नहीं कह सका। उसने आगे बढ़कर महिरा का हाथ थामा। मैं आज जिंदा हूं तुम्हारी वजह से, और आज मैं सिर्फ एक शहजादा नहीं, एक शौहर हूं तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। और इस तरह वह दोनों मिल गए और एक शहजादे और शहजादी की शादी हुई। बल्कि आप कह सकते हैं कि एक शहजादी की शादी तोते के साथ हो गई।